आज वक्फ प्रॉपर्टी के एक्ट के मुद्दे पर जेपीसी की मीटिंग में जबरदस्त हंगामा हुआ, झगड़ा हुआ, झंझट हुआ, नारेबाजी हुई। जेपीसी के 10 मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया और इसके बाद विरोधी दलों के मेंबर्स ने जेपीसी के चेयरमैन पर तानाशाही के इल्जाम लगाए। सरकार के इशारे पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। विपक्ष के मेंबर्स ने कहा, सरकार देश भर में मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। जेपीसी सिर्फ दिखावा है। देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी, अरविंद सावंत, कल्याण बनर्जी, डी राजा, नदीम उल हक, नासिर हुसैन, इमरान मसूद और मोहम्मद जावेद जैसे विरोधी दलों के सांसदों ने जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल पर डॉन की तरह व्यवहार करने के आरोप लगाया। जगदम्बिका पाल का फोन जब्त करके सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में उसकी जांच कराने की मांग की। विरोधी दलों के सांसदों का कहना है कि जेपीसी के चेयरमैन सरकार के हुक्म पर फैसले लेते हैं, इसलिए इस बात की जांच होनी चाहिए कि जगदम्बिका पाल को सरकार की तरफ से कौन आदेश देता है। विपक्ष के आरोपों पर सरकार की तरफ से क्या जवाब आया? विरोधी दलों की नाराजगी असल में किस बात पर है? इससे निपटने के लिए सरकार की रणनीति क्या है और विरोधी दलों के मेंबर आखिर चाहते क्या हैं? वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट को लेकर सरकार और विरोधी दलों के बीच झगड़ा है किस बात पर? इसके पीछे की सियासत क्या है? इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे आज की बात में, लेकिन सबसे पहले आपको यह दिखा देता हूं कि आज जेपीसी की मीटिंग में क्या हुआ, उसका नजारा क्या था। आज वक्फ प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में चर्चा के बजाय हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। विरोधी दलों के मेंबर्स ने जमकर हंगामा किया। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल के खिलाफ आप नारे सुन सकते हैं। असल में विपक्षी मेंबर्स चाहते ही नहीं थे कि आज जेपीसी की मीटिंग हो। पहले यह तय हुआ था कि 24-25 जनवरी को जेपीसी की मीटिंग होगी, जिसमें वक्फ प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट पर क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा की जाएगी। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज के मेंबर्स की मांग थी ये मीटिंग 24-25 जनवरी के बजाय 31 जनवरी और 1 फरवरी को कराई जाए। इसके लिए लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी गई थी, लेकिन मीटिंग रीशेड्यूल नहीं हुई। इसके बाद कल रात अचानक मीटिंग का एजेंडा भी बदल गया। आज जम्मू कश्मीर से आए डेलीगेशन को बुला लिया गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर मीरवाइज उमर फारूक को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के डेलीगेशन ने भी प्रेजेंटेशन दिया। इसी दौरान चेयरमैन ने मेंबर्स को बताया कि अब क्लॉज बाय क्लॉज अमेंडमेंट पर चर्चा के लिए मीटिंग 27 जनवरी को होगी। योगी आदित्यनाथ आज मिल्कीपुर में थे। मिल्कीपुर में असेंबली सीट पर बाई इलेक्शन होने वाला है। इस सीट को योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। आज मिल्कीपुर की रैली में योगी ने कहा, जो लोग जाति के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं वो समाज के दुश्मन हैं। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के जो नेता बात बात पर जाति पूछते हैं, उन्हें महाकुंभ में जाना चाहिए, वहां उन्हें भारत के दर्शन होंगे। भारत की सांस्कृतिक एकता दिखाई देगी। वहां करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन कोई किसी की जाति नहीं पूछता। योगी ने कहा, जिस तरह महाकुंभ में सभी जातियों के लोग सिर्फ सनातनी हिंदू हैं, उसी तरह मिल्कीपुर के बाई इलेक्शन में सब एक रहेंगे, जाति को भूलकर विकास के लिए वोट करेंगे। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी ने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी अब सिर्फ नाम की समाजवादी है। असलियत में अखिलेश यादव सिर्फ जातिवाद और परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं और ये दोनों बीमारियां लोकतंत्र के लिए घातक हैं, इसलिए इस बीमारी को खत्म करने की जरूरत है। महाकुंभ इस बात का एहसास करा रहा है। पूरा देश, पूरी दुनिया, हर सनातन धर्मावलंबी बिना जाति के, बिना पंथ के भेदभाव के एक संगम में स्नान कर रहा है, गौरव की अनुभूति कर रहा है। महाकुंभ का एक ही संदेश,
एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश से आज एक बड़ी खबर आई। मेरठ में दिन दहाड़े जमकर फायरिंग हुई, दो गुटों का झगड़ा हुआ और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर करीब 100 राउंड फायरिंग की। सड़कों पर गोलियों के खोखे बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। एक बिल्डिंग में छुपे लोगों से इसका वीडियो बनवा लिया गया। वीडियो सामने आया तो विरोधियों ने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए। नॉनस्टॉप फायरिंग की यह वारदात मेरठ के ललियाना गांव में हुई। पता लगा कि गांव के प्रधान फहीम और पूर्व प्रधान दाऊद के गुटों के बीच वर्चस्व की पुरानी रंजिश चली आ रही है। पहले भी कई बार दोनों पक्ष के लोगों में झगड़े और मारपीट की घटनाएं होती रही हैं, जिसमें मुकदमे भी दर्ज हुए। आज अचानक दाऊद गुट के लोगों ने ग्राम प्रधान फहीम के घर पर हमला कर दिया। इसके बाद फहीम के लोग भी हथियार लेकर सड़क पर आ गए और गांव में गलियों में खूनी खेल शुरू हो गया। करीब 1 घंटे तक गोलियों की आवाज गूंजती रही। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, लेकिन इस गांव में पुलिस पर भी फायरिंग की गई। लेकिन थोड़ी देर में पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। फायरिंग करने वाले लोग भाग खड़े हुए और इसके बाद पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया। अपराधियों के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ और पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए। दोनों के पैर में गोली लगी है। आज अरविंद केजरीवाल ने बार बार योगी का जिक्र किया। कहा योगी को दिल्ली के कैंपेन में बुलाकर बीजेपी कम्युनल कार्ड खेल रही है। बीजेपी दिल्ली का माहौल खराब करना चाहती है। केजरीवाल ने इल्जाम लगाया कि हार के डर से बीजेपी उनकी सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर रही है। मुख्यमंत्री आतिशी, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जैसे आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या कराना चाहती है। इसीलिए बीजेपी के इशारे पर केजरीवाल की सुरक्षा में लगे पंजाब पुलिस के जवानों को हटाया गया है। अरविंद केजरीवाल Z+ प्रोटेक्टिंग हैं। उनकी सुरक्षा में 45 जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं। इसके बाद भी भगवंत मान की सरकार ने अरविंद केजरीवाल को पंजाब पुलिस की सुरक्षा भी मुहैया करवाई थी। लेकिन चुनाव आयोग के निर्देश पर कल केजरीवाल की सुरक्षा में लगे पंजाब पुलिस के जवानों को हटा दिया गया। आज इसी बात को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इशू बनाया। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सुरक्षा हटाने के पीछे राजनीति है। मोदी सरकार के इशारे पर ऐसा किया गया है। सुरक्षा जैसे सेंसिटिव इशू पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये प्योर और शुद्ध राजनीति है और मुझे खेद है कि सुरक्षा, पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा को राजनीति के हवाले कर दिया गया है। कम से कम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। ओवैसी ने 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और दोनों कैंडिडेट दिल्ली दंगों के आरोपी हैं। दोनों जेल में हैं। ओखला सीट से ओवैसी की पार्टी ने शिफाउर रहमान को टिकट दिया है, जबकि मुस्तफाबाद सीट पर ताहिर हुसैन उनके कैंडिडेट हैं। दोनों ही मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हैं, इसलिए ओवैसी इन्हीं 2 इलाकों में कैंपेन कर रहे हैं और उनके निशाने पर हैं अरविंद केजरीवाल। ओखला की रैली में ओवैसी ने कहा कि केजरीवाल बहरूपिया है, बीजेपी के विरोध का दिखावा करते हैं, लेकिन हकीकत में केजरीवाल भी आरएसएस की शाखा से निकले हैं। ओवैसी ने कहा कि दिल्ली के दंगों में बेगुनाह मुसलमानों को जेल में डाला गया, लेकिन केजरीवाल ने कभी आवाज नहीं उठाई। मुस्लिम इलाकों में गए तक नहीं, क्योंकि उन्हें हिंदुओं का वोट चाहिए। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी वक्फ प्रॉपर्टीज पर कब्जा करना चाहती है और केजरीवाल खामोश हैं, क्योंकि उन्हें मुसलमानों के वोट की जरूरत ही नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये 10 साल से केजरीवाल की सरकार है। 18 महीने से वक्फ बोर्ड नहीं बनता। बताओ केजरीवाल के मेले, तुम्हारी पार्टी ने वक्फ बोर्ड क्यों नहीं बनाया? तुम नहीं बनाए, मोदी ने अपने ओहदेदारों को बिठा दिया। आज जामा मस्जिद के हुदूद में एक मूर्ति को लगा दिया गया। ये केजरीवाल और उसकी सरकार जिम्मेदार है। वक्त की प्रॉपर्टीज को दिल्ली में लूटा जा रहा है और ये बीजेपी का डर दिखा रहे हैं।
ये डराने का काम मत करो। आप आम आदमी पार्टी के लोगों नहीं बीजेपी आ जाएगी। बिहार में मोकामा में आज फिर गोलियां चली, फिर दहशत फैली। आज सुबह सुबह मोकामा का नौरंग जलालपुर गांव एक बार फिर गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। मोकामा के नौरंग जलालपुर गांव में जिस मुकेश सिंह के घर का ताला बाहुबली नेता अनंत सिंह ने खुलवाया था, आज उसी मुकेश सिंह के घर पर सोनू मोनू गैंग के लोगों ने हमला किया, ताबड़तोड़ फायरिंग की। मुकेश सिंह ने ग्राम प्रधान के बेटे सोनू मोनू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। दोनों पर 60 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का इल्जाम लगाया। कल जब पूर्व विधायक अनंत सिंह सुलह सफाई करने आए थे तो अनंत सिंह के काफिले पर भी हमला हुआ था। दोनों तरफ से करीब 80 राउंड गोलियां चली थी। कल की वारदात के बाद नौरंग जलालपुर में पुलिस की तैनाती का दावा किया गया था, लेकिन आज जब मुकेश के घर पर हमला हुआ तो पुलिस नदारद थी। जब हमलावर भाग गए उसके बाद पुलिस पहुंची और गोलियों के खाली खोखे बरामद किए। हालांकि जब मामला बढ़ा तो पुलिस ने सोनू और उसके साथी रोशन को गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि इस मामले में अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, लेकिन अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती इससे पहले वो खुद कोर्ट पहुंच गए और पुराने केस में सरेंडर कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने अनंत सिंह को पटना की बेऊर जेल भेज दिया। अनंत सिंह ने कहा उन्होंने कानून के सम्मान में सरेंडर किया है। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो अदालत उन्हें सजा देगी। नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना होता है। आपके खिलाफ बहुत आरोप भी लगाए गए हैं। तो हम सरेंडर हो गए, जाए दीजिए। सरेंडर हो गए हैं तो आपको जेल भेजा जा रहा है। हम जेल जा रहे हैं। मोका में लगातार 2 दिन हुई फायरिंग बड़ा सियासी मुद्दा बन गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार अपराधियों को प्रोटेक्शन दे रही है। अनंत सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते हैं। सोनू मोनू गैंग के सिर पर ललन सिंह का हाथ है। ऐसे में पुलिस से एक्शन की उम्मीद करना बेकार है। देखिए, मुख्यमंत्री जो है अचेत हो चुके हैं और अब जो है अपराध जो है आदत हो गई है और भ्रष्टाचार जो है शिष्टाचार हो चुका है। रूह कब कमाने वाले भी चीज़ें जो हैं अब जो है मामूली चीज़ हो चुकी है। इंदौर से आज एक चौंकाने वाली खबर आई। इंदौर में भीख मंगवाने के जुर्म में एक भिखारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और भीख देने के जुर्म में एक शख्स के खिलाफ केस फाइल कर दिया गया। असल में केंद्र सरकार के सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने देश के 10 शहरों को भिखारियों से मुक्त करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसमें इंदौर भी शामिल है। इंदौर प्रशासन अब शहर को भिखारियों से मुक्त कराने की मुहिम में जुट गया है। भिखारियों को पकड़कर उन्हें समझाया जा रहा है। चौराहों पर लोगों से भीख न देने का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि भीख मांगना और भीख देना दोनों जुर्म है। इस अपराध के लिए 1 साल की जेल और 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। क्योंकि पुलिस की अपील का ज्यादा असर दिखाई नहीं दिया, इसलिए पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया। आज इंदौर के भंवरकुआ थाने में एक शख्स के खिलाफ भीख देने का केस दर्ज किया। इसके अलावा भंवरकुआ थाने की पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ एक बुजुर्ग महिला से भीख मंगवाने का केस रजिस्टर किया। इंदौर जिला प्रशासन ने भीख मांगने या भीख देने वालों की जानकारी देने पर लोगों को 1,000 रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया। एक जो वीडियो आया जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा भिक्षा देते हुए देखा गया है और जो उसकी जो वीडियो फुटेज है वो भी हमारे पास में है। अमेरिका से एक परेशान करने वाली खबर आई। आजकल यहां बड़ी संख्या में प्रेग्नेंट लेडीज मैटरनिटी होम्स पहुंच रही हैं। डॉक्टर से अपनी बेबी की प्रीमेच्योर डिलीवरी की रिक्वेस्ट कर रही हैं। ज्यादातर महिलाएं इमिग्रेंट्स हैं और वो चाहती हैं कि 20 फरवरी से पहले उनके बच्चे का जन्म हो जाए, जिससे उसे अमेरिका की नागरिकता मिल जाए। असल में 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के बाद अमेरिका में सिटीजनशिप का बर्थ राइट यानी दूसरे देशों के नागरिकों के अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को जन्म के आधार पर नागरिकता का अधिकार खत्म कर दिया था। हालांकि ट्रंप ने कहा था कि उनका यह आदेश 20 फरवरी को लागू होगा। इसके बाद से अमेरिका में रह रही नॉन रेजिडेंट महिलाओं की डिलीवरी 20 फरवरी के बाद होने वाली थी। उनमें से बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाओं ने
प्री टर्म डिलीवरी कराने का फैसला किया। इतनी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट में इंडियन कपल भी शामिल हैं। अमेरिका में जिस तरह से लोग सिटीजनशिप के चक्कर में प्रीमेच्योर बेबीज की कोशिश कर रहे हैं, वो न तो मेडिकल साइंस के हिसाब से ठीक है, न इंसानियत के लिहाज से। यह सही है कि अमेरिका में हर 10 में से एक बच्चे का जन्म प्रीमेच्योर होता है। जो बच्चा 37 हफ्ते पूरा होने से पहले जन्म लेता है उसे प्रीमेच्योर कहा जाता है। इसमें बच्चे का रिस्क काफी होता है, इसलिए डॉक्टर्स प्रीमेच्योर डिलीवरी अवॉइड करते हैं। सिर्फ मजबूरी में ही प्री टर्म डिलीवरी की जाती है।